प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का पहला पाठ समानता का जो शेष भाग है वो पढ़ाऊँगा। इसे आप ध्यान से सुनें और समझें। उसके बाद मैंने आपके व्हाट्सएप पर जो है इसके प्रश्न उत्तर भी डाले हुए हैं, उनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा आपके लिए जो और भी वीडियोस जो बनाई जाएं उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान एक सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। शैक्षिक का मतलब पढ़ाई लिखाई या कैसी भी उसकी जो है शिक्षा दीक्षा हो, और आर्थिक का मतलब धन से संबंधित पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। कम से कम सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को तो मान लिया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी इससे पहले लोगों के लिए कोई कानून ही नहीं था कि उनके साथ जो असमानता होती थी, भेदभाव होता था, उसके लिए वो कहीं जा सके, कहीं गुहार कर सके। अब कम से कम कानून तो है और उस कानून के मदद वो ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है ऊपर। इस चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा संसद भवन है, और इस संसद भवन में यहाँ पर देख रहे हो आप कि इसके अंदर जो इसकी छत है, छत को जो है यहाँ पर लोग जो है अपने हाथों से रोके हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जिनको हम चुनाव में जिताकर भेजते हैं, वे जो है संसद में जाते हैं, वे ही कानून बनाते हैं। और वो कानून किसके लिए बनाते हैं? हमारे लिए। तो प्रत्येक प्रतिनिधि जिसको जनता चुनकर भेजती है, वो प्रतिनिधि उस जनता के लिए जवाबदेह है। वो व्यक्ति उस जनता के लिए काम कर रहा है, यानी उस व्यक्ति में वो पूरी जनता शामिल है। वो जो भी काम करेगा उस जनता के लिए करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये दिखा रखे हैं, इसका मतलब है कि लोकतंत्र यानी संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। यानी हमारे द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, वो जो है वहाँ पर जो भी काम करेगा उसमें हम सब शामिल हैं। यानी उसके जरिए हम भी संसद भवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। एक बात तो ये हुई, यानी कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सबसे छोटे तबके से हो या सबसे ऊंचे से हो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
तीसरी बात यह है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान मतलब जो सबके लिए बनाए गए हैं। सार्वजनिक यानी सरकारी या जिस पर सबका हक हो, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। यह सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात थी ये, यानी वो सार्वजनिक स्थानों का बिल्कुल बेझिझक स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, अर्थात पहले भारतीय समाज में एक और बीमारी थी, यानी एक और प्रथा थी, वो थी छुआछूत की, तो वो अब खत्म कर दी गई। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज, सुविधाहीन यानी वो जो इनको सुविधा नहीं मिली, सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, भारत में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके साथ जो है बहुत सैकड़ों वर्षों से जो है भेदभाव होता रहा है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में यानी भूतकाल में अवसर नहीं मिले, मौके नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। अवसर प्राप्त होने का मतलब है किसी भी चीज़ में शिक्षा के लिए अवसर प्राप्त होना, या किसी चीज़ के अंदर अपनी कार्य कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त होना। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था मतलब मिड डे मील, जो आप भली भांति जानते हो, स्कूल के अंदर जो आप दोपहर को जो आधी छुट्टी के समय पर खाना खाते हैं, इसको मिड डे मील यानी दोपहर को मिलने वाला भोजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी मिड डे मील योजना? तमिलनाडु में, और फिर 2001 के बाद सभी जो है राज्यों में। इस कार्यक्रम से के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े, पॉजिटिव, बहुत अच्छे प्रभाव पड़े इसके। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। नियमित रूप से मतलब रोजाना, हर रोज, बीच में जो है व्यवधान ना हो, बीच में रुके नहीं। नियमित का मतलब है रेगुलर। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी जो है सहायता मिली है। जातिगत पूर्वाग्रह क्या होता है कि हम पहले से ही जो है किसी चीज़ के लिए आशंकित हो जाएं, काम को पूरा करने से पहले या हम बात करने से पहले ही आशंकित हो जाएं, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते।
ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है साथ के अंदर, इसमें जो मिड डे मील है और मिड डे मील जो खाते हुए और मिड डे मील डालते हुए दिखाए गए इस चित्र के अंदर। ये उत्तराखंड का एक चित्र है। ये शासकीय शाला का मतलब है राजकीय शाला, यानी सरकारी पाठशाला है ये। और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है, इसके बारे में आप लिखेंगे। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। कोई भी सरकारी योजना, इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई। जैसे कि मनरेगा की योजना है, ये भी एक सरकारी योजना है जिसमें जो है गरीब लोगों को जिनको काम नहीं मिलता है उनको काम देना सुनिश्चित किया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। शासकीय यानी सरकारी कार्य, अवसरों की समानता यानी मौके मिलना, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। ये चित्र में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा है। इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। यानी इनका कहना है कि आप यदि अपने सम्मान को ही दांव पर लगा देते हो तो फिर जीना जो है शोभा नहीं देता। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। आगे लिखा है इन्होंने, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता मतलब हैंडीकैप्ड जो होते हैं, किसी जिनका अंग भंग होता है, कोई लंगड़ा होता है, जैसे किसी की एक आंख नहीं होती आदि, आर्थिक स्थिति यानी धन से संबंधी जो है उनका स्तर कैसा है, अमीर गरीब, और महिला होने के आधार पर, महिला और पुरुष का मतलब है यहाँ पर महिला होना यानी लिंग भेद के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष, सतत का मतलब कंटिन्यूस, लगातार चलने वाला, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे आगे पाठों में। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, अस्तित्व में मौजूदगी होना, और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे,
वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर जो है ये जो महिला दिखाई गई है, ये महिला रोजा पार्क्स है। ये अफ्रीका अमेरिकन औरत है जिनको जिसकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास को बदल दिया था, उसकी दिशा ही बदल दी थी। इसकी विद्रोही प्रतिक्रिया क्या थी? रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। इसकी कहानी बताते हैं। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। निषेध का मतलब है हटा देना। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। अर्थात अब भी वहाँ पर जो है भेदभाव हो रहा है, और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं यानी अफ्रीकी अमेरिकन जो है वो काफ़ी गरीब हैं, और उनके बच्चे अब भी ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर सुविधाएं ही नहीं हैं बैठने की, पानी पीने की और दूसरी। और जो अमीर लोग हैं या गोरे लोग जो हैं उनके बच्चे अब भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या ऐसे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर उनके लिए सभी सुविधाएं हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी इस प्रकार से जो भेद किए जाते हैं यहाँ पर उनका प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, किसी प्रकार से भी भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः यानी पूर्ण रूप से या जो है उससे कम, भागतः का मतलब आधा जो भी है, जैसे कहते हैं आधा है या चौथा हिस्सा है उसको कहते हैं पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात ऊपर दी गई जो चीज़ें हैं वहाँ पर सबका बराबर का हक होगा। लोकतंत्र में लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समान
सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरा हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको कीजिए। धन्यवाद।